हाँ तो भाई, क्या हालचाल है आप सभी लोगों के। पढ़ाई वढ़ाई कैसी चल रही है आपकी। हम पढ़ रहे थे किसान आंदोलन, और किसान आंदोलन के अंदर भी हमने एक बेसिक इंट्रोडक्शन ले लिया था। बिजोलिया किसान आंदोलन शुरू कर लिया था। बेसिकली हमें यह पता चल चुका है कि किसान आंदोलन क्यों होते हैं, क्योंकि 1857 की क्रांति के बाद में सामंत जो है काफी शक्तिहीन हो गए। लेकिन अभी भी उनके पास उनकी जमीनें तो हैं। जमीनें हैं तो वो क्या करेंगे, अपने हाई लैंड रेवेन्यूज लगाएंगे, अलग अलग प्रकार के टैक्स लगाएंगे। राजा भी जो टैक्स लगाता है सामंतों पे, वो किस पे ढोल देगा, अपने प्रजा के ऊपर या फिर उधर उस एरिया के किसानों के ऊपर। तो किसान वर्ग जो होगा वो प्रताड़ित होगा। लेकिन कोई बात नहीं, किसानों को अब ये चीज पता है कि आंदोलन कर सकते हैं। 1857 की क्रांति से यही तो प्रेरणा उनको मिली कि क्रांति कर दो भाई। सही बात है। और हमने इस चीज में क्या देखा था, हम स्टार्ट करे थे बिजोलिया किसान आंदोलन। और बिजोलिया किसान आंदोलन के लिए हमने बताया कि ऊपर माल की जागीर किसको मिली थी, अशोक परमार को, क्योंकि उसने खानवा के युद्ध के अंदर पार्टिसिपेट किया था भाई। किसके साथ में, राणा सांगा के साथ में। और उसके बाद में ऊपर माल का जो हेडक्वार्टर है वो क्या था, बिजोलिया। वहां का वो सामंत है, उसके साथ साथ में जो भी प्रजा रहती है वो रहती है। पीढ़ी दर अच्छे अच्छे सामंत रहे। लेकिन एक टाइम आता है 1857 की क्रांति के बाद में बुरे वाले भी स्टार्ट हो जाते हैं, जिससे शोषण किसका होता है, किसानों का। तो चलिए अब देख लेते हैं बिजोलिया किसान आंदोलन के अंदर कितने चरण थे। काफी बड़ा, वर्ल्ड का सबसे बड़ा जो है आंदोलन रहा है ये किसान आंदोलन। और काफी पीसफुल रहा भाई, इसमें जरा सी भी वायलेंस नहीं हुई, मारपीट लठ नहीं बजे भाई मेनली। ठीक है। टोटल कितने इसके अंदर चरण रहे हैं तो आप लिखेंगे, बिजोरिया किसान आंदोलन कुल 3 चरणों में संपन्न हुआ भाई। चरणों में संपन्न या पूर्ण लिख लो आप, पूर्ण हुआ। दिस मूवमेंट completed, this movement was completed in three phases। फर्स्ट फेज या फर्स्ट चरण जो है वो क्या है, ये स्टार्ट होता है भाई 1897 से लेके 1915 के बीच, इतना चलेगा लंबा। सेकंड चरण या सेकंड फेज जो है वो चलता है 1916 से 1923। ठीक है भाई। और थर्ड जो फेज है वो चलेगा आपका 1923 से लेके 41। तो मुझे मोटे मोटे 41 साल तो 1900 वाली सदी के ही दिख रहे हैं, है ना, 1900 वाली से। और दूसरा मुझे दिख रहा है 3 साल उधर से, 44 साल चला भाई ये रिवोल्ट, या सॉरी रिवोल्ट नहीं, आंदोलन। हमें पता चल गया है कि आंदोलन और रिवोल्ट के अंदर क्या फर्क है, ये चीज जानते हो ना आप। कैसे ये हुआ देखते हैं, एक सेकंड रुकना पर आप। देखिए भाई, इसके लिए आप सबसे पहले एक लाइन तो ये लिख लीजिए, यह आंदोलन धाकड़ जाति के किसानों ने शुरू किया था। धाकड़ जाति के किसानों ने शुरू किया था। दिस मूवमेंट was परफॉर्म्ड बाई धाकड़ फार्मर्स। ठीक है। अब इसके अंदर आप फर्स्ट फेज लिखेंगे, बातें करते हैं इसकी सारी की सारी। फर्स्ट फेज 1897 से लेके 1915 तक चलेगा। ये हुआ क्या, एक बार एक आदमी है भाई, गिरधरपुरा गांव है भाई, बिजोलिया के आसपास कोई गांव है, उस गिरधरपुरा गांव के अंदर एक गंगाराम धाकड़ नाम का आदमी है। उसके पिता का चल रहा था मृत्यु भोज। उस मृत्यु भोज के अंदर किसान वगैरह इकट्ठे थे। धाकड़ वाले अब समाज के अंदर है तो इसकी जाति वाले तो सारे आएंगे, कम से कम ये लोग तो आएंगे, और भी आएंगे वो एक अलग बात है, लेकिन ये तो आएंगे। अब धाकड़ किसान काफी सारे एकत्रित हो रखे हैं वहां पे। उन्होंने अपनी सारी की सारी बातें बताई, यार ऐसे ये वो, ये सामंत ने तो मेरे से ये ले लिया था, वो लूट लिया, ये वाला कर लगा दिया, बेदार करा ली, इतना सारा काम करा लिया, किसी ने ये बोला, किसी ने वो बोला। तो ये सारी बातें सुन रहा था उधर एक आदमी जिसका नाम है साधु सीताराम दास। साधु सीताराम दास।
ये क्या है भाई, बिजोलिया के अंदर एक लाइब्रेरियन है, किताबें पढ़ पढ़ के बढ़िया ज्ञान हो गया, पोथी पढ़ पढ़ जग भयो, है ना। तो ये साधु सीताराम दास है, ये बोलता है यार आप खाली रोते ही रहते हो यार, रिवोल्ट कर दो, मूवमेंट कर दो, अपने आवाज उठाओ अपनी चीज के लिए। तो वो बोले यार आवाज कैसे उठाए, कहाँ उठाए, मैं तो आवाज उठानी नहीं आती। तो बोला आपको पता नहीं क्या, 18 की क्रांति हुई थी, उसके अंदर कैसे लोगों ने विद्रोह किए थे, कैसी अपनी मांगे उठाई थी, वैसे ही आप भी उठाओ। किसके पास उठाएं भाई हम? अरे यार अभी भी नहीं समझ में आ रहा आपको, राजा के पास जाओ, सामंत अगर काम का नहीं है तो राजा के पास में जाके कंप्लेन करो। बोला बात तो सही है, कैसे जाए राजा के पास में? तो बोले 2-3 एक लोग भेज दो आप अपने। तो ये क्या करते हैं, ये राजा के पास में अपने 2-1 लोग भेजते हैं, एक का नाम है नानजी पटेल और एक का नाम है ठाकरी पटेल। दो भाई है भाई, पटेल भाई। ये दोनों जाते हैं मेवाड़ के महाराणा फतेह सिंह के पास में। जाते हैं, गेट के से ही बाहर वापिस आ जाते हैं, रोज जाते हैं, रोज 4-5 महीने जाते हैं, कोई पार नहीं पड़ती है। फिर बाद में साधु सीताराम दास बोलता है कि एक काम करते हैं, इनको कोई लेटर वेटर लिखते हैं, मतलब ऐसे कंप्लेन वाले लेटर लिखते हैं ना, ये पहुंचाएंगे इसके पास में, तो ये देख के आओ। ये देख के आते हैं। फिर बाद में फतेह सिंह को पता चलती है कि ऐसी कोई बात है, किसान काफी ज्यादा परेशान है सामंत से। तो वो एक अपना आदमी भेजता है, उसका नाम है हामिद। कौन भेज रहा है? मेवाड़ का महाराणा फतेह सिंह। ये क्या है, एक इंक्वायरी ऑफिसर है भाई, ठीक है। ये क्या इंक्वायरी करने आए, देखने के लिए आया है कि सही में कोई दिक्कत है या नहीं। और रियल में दिक्कतें तो बहुत थी, लेकिन ये हामिद दोस्त निकल गया सामंत का। तो इसने बोला कि हाँ मैं देख लूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, राजा को बता दूंगा कि ऐसे ऐसे हो रहा आपके साथ में अत्याचार। और फिर बाद में जाके चाय पी के आ जाता है किसके घर पे, सामंत के घर पे। अरे यार ऐसे ही फालतू में करते रहते हैं, तू मस्त तेरे मजे ले ऐसे इनके। और चले जाता है मेवाड़ महाराणा फतेह सिंह को जाके बोलता है कि यार कुछ ही नहीं था, ऐसे फालतू ही बकवास थी। तो इस चरण के अंदर इतनी ही बातें हैं वैसे तो, और होता कुछ है नहीं, वो अपने आप स्ट्रगल करते रहते हैं। इस दौरान है ना वो वाली घटनाएं जरूर घटती है, आप ध्यान रखना कि ये 1903 के अंदर क्या लग गया था, चौवरी कर। फिर एक तरफ 1906 के अंदर तलवार बंधाई कर लगा था, ये भी इसी के दौरान की बातें हैं, है ना। तो इससे किसानों ने परेशान भी हुए चौवरी कर के लिए। तो उन्होंने ये भी किया था कि ग्वालियर चले गए थे, 201 किसान परिवार जो है ग्वालियर चले गए। तो बाद में फिर उसने उनको मनाया भी, वापस भी बुलाया, और वो चौवरी कर है वो भी हटाया, साथ साथ में और भी जो लैंड रेवेन्यू है वो भी कम किए थे। तो ये छोटी मोटी जीत रही थी इस चरण के अंदर। बाकी होता क्या है मोटा मोटी इस चरण की फिर से सुन लो। गिरधरपुरा गांव है, उधर गंगाराम धाकड़ नाम का आदमी है, उसके पिता की मृत्यु हो रखी है। वहां पे मोसर के अंदर जिम रहे लोग, किसान जितने भी वो एकत्रित है। साधु सीताराम दास है वो भी खाना खाने के लिए आया बढ़िया। और उसने जब सुना तो उसने बोला कि यार आप कंप्लेन करो। नानजी पटेल और ठाकरे पटेल को भेजा जाता है मेवाड़ महाराणा फतेह सिंह के पास में। वो क्या भेजता है, हामिद नाम का एक क्या भेजता है, इंक्वायरी ऑफिसर, ठीक है। वो इंक्वायरी ऑफिसर कुछ नहीं करता इतना खास, और बाद में जाके कंप्लेन और हो जाती है इनकी। जो ये सामंत रहता है उस एरिया का, सामंत बोलता है कि यार तुम मेरे खिलाफ कंप्लेन करते हो। नानजी पटेल और ठाकरे पटेल को बिजोलिया से ही बैन कर दिया, भगा दिया इनको यहाँ से। ये जरूर होता है इसके अंदर। और कुछ एक लोकल लीडर्स है वो भी देख लेंगे अपन, लोकल लीडर्स ऑफ दिस फेज। इस चरण के स्थानीय स्थानीय नेता, कौन से नेता रहे थे, स्थानीय नेतृत्व करता है या नेता, नाम लिख लो बस। तो आप खाली साधु सीताराम, एक बार अभी मत लिखना, साधु सीताराम दास, मैं जब लिखाऊं तब। साधु सीताराम दास, प्रेमचंद भील, ठीक है। तीसरा नाम लिखना ब्रह्मदेव। चौथा नाम लिखना फतेहकरण चारण। एग्जाम में आपसे पूछा जाएगा प्रथम चरण के अंदर कौन कौन नेता थे, है ना, मतलब जिन्होंने लीड किया। विजय सिंह पथिक, माणिक्यलाल वर्मा, जमनालाल बजाज और प्रेमचंद भील, ऐसे करके दे दिया जाएगा। या फिर ऐसे पूछ लिया जाएगा कौन नहीं था, तो ये 3 नाम दे दिया जाएगा, और साथ में मान लो विजय सिंह पथिक घुसा दिया। तो आपको लगेगा यार बिजोलिया के अंदर तो विजय सिंह पथिक तो था ही यार, अब 3 में से कोई सा एक टिक करके आओगे फिर। ये चीज नहीं करनी भैया हमें ना,
आप इतनी बातें जानते हो तो अभी फर्स्ट फेज के बारे में चीजें लिखना स्टार्ट करो भाई। पहले हिंदी वाले लिख लो। गिरधरपुरा गांव में गंगाराम गंगाराम धाकड़ के गंगाराम धाकड़ के पिता के मृत्यु भोज के दिन एकत्रित हो रखे धाकड़ किसान साधु सीताराम दास के कहने पर मेवाड़ महाराणा फतेह सिंह को अपनी समस्याएं जाकर कहते हैं, जिसके लिए फिर वो फुल स्टॉप लगा के लिखना, पूर्ण विराम, सॉरी हिंदी वालों, जिसके लिए वे नानजी पटेल व ठाकरी पटेल को भेजते हैं, ऐसे लिखना, भेजते हैं, ठीक है। इंग्लिश वाले लिखना, धाकड़ फार्मर्स वर aggregated on a death feast of father of Gangaram Dhakad in Girdharpura village, where a librarian of Bijolia named, हिंदी वाले भी साधु सीताराम दास के ब्रैकेट में लिख सकते हो चाहो तो, बिजोलिया का लाइब्रेरियन, a librarian named साधु सीताराम दास suggested them to meet मेवाड़ महाराणा फतेह सिंह with their grievances, for which, फुल स्टॉप लगा के ना, फुल स्टॉप फिर लिखना, for which farmers sent Nanji Patel and Thakri Patel to the मेवाड़ महाराणा, ठीक है। अब क्या हो गया, लिखना, मेवाड़ महाराणा सेंट an inquiry officer named Hamid to look at the situation. नेक्स्ट लाइन से लिखना, मेवाड़ महाराणा फतेह सिंह ने या फिर मेवाड़ महाराणा ने समस्या की जांच के लिए हामिद नामक जांच अधिकारी को भेजते हैं, ऐसे लिख लो, भेजते हैं। जांच का कोई कुछ खास फायदा नहीं होता है, तथा प्रथम चरण में अल्प सफलता ही हासिल हो पाती है, ठीक है। there was no significant benefit of the inquiry and farmers got only a few small
स्मॉल सक्सेसेस इन द फर्स्ट फेज, इन द फर्स्ट फेज। अब ये आप लोकल लीडर्स के नाम लिख लो, ठीक है। ये रही छोटी मोटी सक्सेस है, लिखना चाहो तो लिख लो, वरना पहले भी आपको मैंने लिखा दी है। 1903 के अंदर ये तलवार बंधाई टैक्स लगा है, लिख लिया क्या आपने? पॉज करके लिख लो भाई, ठीक है। अब आ जाते हैं हम द्वितीय चरण के अंदर। द्वितीय जो चरण है उसको बोलेंगे सेकंड फेज। कितनी बड़ी बात बता दी मैंने आपको, फेज या चरण, ये इंपॉर्टेंट है भाई। इसमें देखना स्टार्ट करते हैं, देखो। अच्छा एक चीज और लिख लेना, बिजोलिया के जितने भी सामंत है ना उनको राव जी बोलते थे यार। ये क्वेश्चन भी ना एक जगह देखा हुआ है मेरा कि बिजोलिया के सामंत को क्या कहा जाता था। ऐसे भी थोड़े से सिली क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं, तो राव जी कहते थे भाई, राव जी है ना, कोई भी सामंत उसको राव जी कहते थे। जैसे प्राइम मिनिस्टर को प्राइम मिनिस्टर ही कहेंगे, भले नरेंद्र मोदी जी बैठे, मनमोहन सिंह जी बैठे, भले राहुल गांधी बैठ जाए, कोई भी बैठ जाए, वैसे ही सामंत को क्या बोलेंगे? राव जी। अब भले पृथ्वी सिंह हो, कृष्ण सिंह हो, कोई भी हो, ठीक है। अब होता क्या है, पृथ्वी सिंह की मृत्यु हो जाती है भाई, है ना। सेकंड फेज कब से कब तक है? 1916 से लेके 1923 तक। पृथ्वी सिंह की मृत्यु हो गई, मर गया भाई, मान लेते हैं ना, लोग राज्य हुए भाई, तो उसकी जगह नया फ्यूडल लॉर्ड आया केसरी सिंह। अब ये केसरी सिंह माइनर है भाई, बच्चा है, ज्यादा बड़ा नहीं है, इसको इतना नॉलेज नहीं है। तो क्या किया, मेवाड़ महाराणा फतेह सिंह ने एक आदमी भेजा जिसका नाम क्या है? अमर सिंह, अमर सिंह राणावत। इस अमर सिंह राणावत को यहां का किसका? बिजोलिया का एडमिनिस्ट्रेटर बना दिया, एडमिनिस्ट्रेटर। कि भाई सामंत तो आपका केसरी सिंह ही है, लेकिन बच्चा है अभी, नॉलेज नहीं है यार इसको, इसको कोई ज्यादा, जब अकल आएगी तो अपने आप ही दे देंगे इसको। बाकी अभी अमर सिंह जो है, अमर सिंह राणावत, वो एडमिनिस्ट्रेटर बना रहेगा। अब ये चीज अंग्रेजों की भी चाल थी भाई, कोई सामंत जो छोटी उम्र के अंदर है तो वहां पे ऐसी चीजें ज्यादा भेज जाती थी। पहले नहीं होता था ऐसे कि कोई जबरदस्ती भेज दिया किसी को, तो उससे क्या होगा, कंट्रोल किसके पास में आ जाएगा? अंग्रेजों के पास में आ जाएगा। और अंग्रेज भी कौन से इतने कोई बहुत अच्छे आदमी है, वो बिल्कुल अच्छे आदमी नहीं है, ठीक है। और साथ साथ में एक आदमी और भेजा, डूंगर सिंह भाटी, डूंगर सिंह भाटी, उसको नायाब बना दिया भाई, ठीक है। ये दो लोग आ गए वहां पे एक्स्ट्रा। अब क्या है, वही अत्याचार चल तो रहे हैं, कोई कुछ खास फायदा नहीं है। अमर सिंह आने के बाद में और ज्यादा टैक्स लेता है ना, और ये कोई ज्यादा फायदा देता है नहीं। केसरी सिंह जो है उसका भी मुंह चुप करा रखा है, अभी तो बच्चा वैसे भी नहीं बोलता। फिर साधु सीताराम दास देखता है कि यार ऐसे तो पार नहीं पड़ेगी, पिछली बार भी कितना टाइम हो गया, काफी टाइम हो गया, 15 साल तो वो, 3 साल वो, 18 साल में कोई कुछ फायदा नहीं हुआ। और उधर साइड के अंदर एक और कैरेक्टर है, विजय सिंह पथिक। इनके बारे में ना डिटेल में, एकदम डिटेल के अंदर हम देखेंगे जब हम ये स्वतंत्रता के अगर राजस्थान के अंदर जितने भी इंपॉर्टेंट लीडर्स रहे हैं ना उनको पढ़ेंगे, तब विजय सिंह पथिक को डिटेल में देख लेंगे। अभी के लिए आप थोड़ा सा जान लो, विजय सिंह पथिक नाम का आदमी अंग्रेजों के काफी खिलाफ था। इसने अंग्रेजों के खिलाफ काफी सारी चीजें करी, 2-3 बार जेल के अंदर भी डाला गया इनको। बाद में ये फरार भी हो जाते हैं, वो बिल्लो तेरी जेल से फरार, कैद से फरार, जो भी है। इनका रियल नेम क्या है? भूप सिंह है भाई। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, काफी घिसा पिटा क्वेश्चन है। ये क्या कर रहे हैं, ये राजस्थान के अंदर चित्तौड़गढ़ आते हैं। चित्तौड़गढ़ के अंदर भी एक ओछड़ी गांव है। चित्तौड़गढ़ के अंदर कौन सा गांव है? ओछड़ी। उस गांव के अंदर एक आदमी है हरिभाऊ किंकर। हरिभाऊ उपाध्याय नहीं है, सॉरी, हरिभाऊ नहीं, हरिभाई, हरिभाई किंकर। ये हरिभाई किंकर जो है ये एक स्कूल चलाते हैं, ठीक है, विद्या प्रचारिणी सभा। विद्या का प्रचार होता है भाई यहाँ पे, विद्या प्रचारिणी सभा। कौन चलाते हैं? हरिभाई किंकर। इसके अंदर एक टीचर है जिसका नाम है विजय सिंह पथिक, VSP। इसके पास में जाते हैं साधु सीताराम दास, साधु सीताराम दास, है ना, SSRD, साधु सीताराम दास। इसके पास में जाता है, विजय सिंह पथिक को बोलता है, क्योंकि उनको पता है कि ये अंग्रेजों के खिलाफ बढ़िया लोहा ले चुके हैं और 2-3 बार जेल से भी फरार हो गए, है ना, टोडगढ़ जेल से भी फरार हो गए, अंग्रेजों की काफी फेमस जेल है, उससे भी फरार हो गए।
ये बोलते हैं कि यार तू मतलब ऐसे यहाँ पे फालतू में अपनी लाइफ बर्बाद कर रहा है, क्या टीचर बन के बैठा है, क्या बच्चों को सिखा रहा है। सिखा उनको जिनको तेरी जरूरत है। ऐसे दाढ़ी बढ़ा लेने से, भस्म लगाने से वेश नहीं बदलता है। आदमी का जो एक्चुअल जो नाम है वो नहीं बदल जाएगा, उसकी जो ट्रू आइडेंटिटी है वो नहीं बदल जाएगी। तो ऐसी चीजें छोड़ो यार, भस्म वसम। तो भूप सिंह ने बोला कि यार आपने मेरे को पहचान लिया है, बताओ क्या चाहते हो मुझसे। तो वो चाहते हैं कि यार देखो, ऐसे ऐसे ये बच्चों को पढ़ा रहे हो, ये भी भलाई का काम ही है, लेकिन किसान जो है बेचारे, उन पे भयंकर अत्याचार हो रखे हैं, उनकी हेल्प कर दो तो और ही अच्छा है। इनको तो कोई और पढ़ाने के लिए टीचर मिल जाएगा, है ना। आप में से कोई स्कूल लेक्चरर बन जाएगा और वहां पे जाके पढ़ा देना, है ना। तो ऐसा कह के ये विजय सिंह पथिक जो होता है 1916 के अंदर साधु सीताराम दास के कहने पर वीएसपी क्या कर लेता है, इस मूवमेंट को ज्वाइन कर लेता है। इसको ज्वाइन करने से ये रियल में बढ़िया सेंस में चलेगा अभी मूवमेंट। अब देखना क्या होता है। विजय सिंह पथिक आया सबसे पहले, आते ही इसने क्या किया, किसानों से पूछा कि आप लोग का कोई ऑर्गेनाइजेशन है क्या, संगठन है क्या कोई आपका। तो बोले ऐसा तो कोई संगठन नहीं है, एक दो संगठन है जहाँ पे मतलब कोई दूसरी जाति की महिला से कोई विवाह कर लेता है या कोई भगा के ले जाता है, उसकी बढ़िया कुटाई धुलाई जरूर होती है। हमारे पास में बढ़िया बैट है, बढ़िया लठ है, वो बजाते हैं भाई। तो बोले अरे ये फालतू बातें मत करो मेरे सामने, कोई ढंग की बात करो। ये जाति से विवाह कर लिया, वो जाति से विवाह कर लिया। आपके पास में आवाज उठाने के लिए कोई संगठन है जिसके सहारे से आप अपनी सारी की सारी इंफॉर्मेशन पहुंचा सकते हो। तो बोला ऐसा भी करना होता है क्या। बोला हम तो ऐसे ही इकट्ठे हो आके थोड़ा बहुत बात कर कर आके फिर बाद में कभी मिलना होता है, कभी कौन कब आ रहा है, कौन कब आ रहा है, इस तरीके से चल रहे थे। तो बोला तभी तुम लोगों को 18 साल लग गए यार, और पता नहीं ऐसे कितने 180 साल लग जाएंगे आपको, आपकी बात नहीं मानी जाएगी। तो उसने आते ही सबसे पहले एक बोर्ड स्थापित किया, संगठन स्थापित किया जिसका नाम है ऊपर माल पंच बोर्ड। बोला फालतू पंचायती करते हो, ये वाली पंचायती क्यों नहीं करी कभी, ऊपर माल पंच बोर्ड। इसकी स्थापना 1917 के अंदर कौन करता है, विजय सिंह पथिक। तो ये क्या हो गया, इसका फाउंडर। कहां करता है ये क्वेश्चन भी पूछते हैं भाई। तो बैरिसाल करके एक गांव है, इधर ही है बिजोलिया के पास में। और कब करता है, हरियाली अमावस्या को। श्रावण की अमावस्या को बोलते हैं क्या, हरियाली अमावस्या। मेरे से पढ़ रखे हो यार, इतना तो जानते हो भी है। तो हरियाली अमावस्या के दिन ऊपर माल पंच बोर्ड की स्थापना करते हैं। पर बोले अब ना जो भी बातें होंगी यहाँ होंगी, कुछ भी डिस्कशन करना होगा, कोई भी आंदोलन करना है, कहीं भी जाके धरना देना है। बोला धरना भी देना होता है क्या। तो बोले बिल्कुल देना होता है, कोई पेम्पलेट बंटवाने हैं। इन किसानों को भी लगा यार पता नहीं क्या क्या ऐसी चीजें जो हमने करी नहीं, पास तो क्या फिर खाक होएंगे। तो इसके अलावा इसने जो किया वो चीजें और बताता हूं मैं आपको। विजय सिंह पथिक ने यंगस्टर्स जो है, जवान बच्चे, यंगस्टर्स अभी लिखना मत कुछ भी, उनके लिए भी कुछ एक सेवा पानी का खोल के दिया जिसको बोलते हैं ऊपर माल सेवा समिति। ऊपर माल सेवा, भाल नहीं है भैया ना, ऊपर माल सेवा समिति ये खोल दी यंगस्टर्स के लिए कि जाओ भाई साहब पेम्पलेट वेम्पलेट बांचो, बांटते फिरो। तो पेम्पलेट कौन से बंटवाए इसने विजय सिंह पथिक ने कुछ एक पेम्पलेट बंटवाए जिसका नाम है ऊपर माल का डंका। विजय सिंह पथिक और भी काफी सारी चीजें करता है, गणेश शंकर विद्यार्थी को राखी भेजता है, बाल गंगाधर तिलक से भी काफी चिट्ठियां भेजता है, वो भी चिट्ठियां भेजता है। ये बातें हम ये पूरा पढ़ लेंगे ना, उसके लास्ट में लिख लेंगे, लेकिन इस चरण के अंदर जो इंपॉर्टेंट बातें हैं वो लिख लेते हैं, क्योंकि उनकी कोई ईयर मेंशन नहीं है। उन चीजों को कौन से चरण में मैं लिखूं, है ना। तो एक बार के लिए आप जितना पढ़ाए थे उतना ही लिखो। इसमें अब स्टार्ट हो जाओ, आप सेकंड फेज लिखना स्टार्ट करना। सेकंड फेज लिखना स्टार्ट करना। उसमें आप क्या लिखेंगे, बात समझ में है क्या। सेकंड फेज में से बताऊं थोड़ा सा। पीपी सिंह की मौत हो गई, मृत्यु हो गई, उसके बाद में केसरी सिंह नया क्या बन गया, फ्यूडल लॉर्ड बन गया, जो कि है माइनर। अमर सिंह राणावत को क्या बना दिया जाता है, एडमिनिस्ट्रेटर, प्रशासक बना दिया जाए। और साथ साथ में डूंगर सिंह भाटी को क्या बना दिया, नायब बना दिया। तो भाई ये अत्याचार ही चल रहे हैं, कोई ज्यादा फायदा हुआ नहीं। तो विजय सिंह पथिक जो है वो याद आता है किसको, साधु सीताराम दास को। और उनको पता है कि ये चित्तौड़गढ़ के अंदर ही छुपा हुआ है। कौन सी स्कूल के अंदर पढ़ाता है, विद्या प्रचारिणी सभा, जो किसकी है, हरि भाई किंकर की।
उसके अंदर जाके उसको समझाता है, तभी आ जाता है। 1916 के अंदर विजय सिंह पथिक जो है, ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि कब ज्वाइन करता है, तो 1916 क्या ज्वाइन कर लिया। अब इसने ऊपर माल पंच बोर्ड की स्थापना कर दी 1917 में। विजय सिंह पथिक फाउंडर है, बैरीसाल गांव के अंदर ये फाउंड करता है और हरियाली अमावस्या के दिन करता है। और एक मन्ना पटेल नाम का आदमी है ना, उसको अध्यक्ष भी बनाता है, सॉरी मन्ना पटेल अध्यक्ष। किस चीज का अध्यक्ष है ये, इस ऊपर माल पंच बोर्ड का अध्यक्ष है, ये बनाता है। और फिर बाद में यंगस्टर्स के लिए भी सेवा पानी करने के लिए क्या बना दिया, ऊपर माल सेवा समिति। और क्या कर दिया, विजय सिंह पथिक ने एक ऊपर माल का डंका नामक पैम्पलेट छपवाया, जिसके अंदर किसानों की ऐसा था ना कि हमारी मांगे पूरी करो, वो अजीब अजीब सी चीजें लिखी रहती है शायराना अंदाज में, वो चीजें पैम्पलेट समझते हो ना यार, तो वो चीज बंटवा दी। तो ये बातें लिख लो आप सेकंड फेज के बारे में लिखना। पृथ्वी सिंह की मृत्यु के बाद, पृथ्वी सिंह की मृत्यु के बाद, पृथ्वी सिंह की मृत्यु के बाद, हाँ तो लिखना भाई, पृथ्वी सिंह की, पृथ्वी सिंह की मृत्यु के बाद नया नया सामंत केसरी सिंह बनता है, केसरी सिंह बनता है, जो कि अल्पवयस्क होने के कारण, जो कि अल्पवयस्क होने के कारण अमर सिंह नामक, अमर सिंह राणावत नामक, अमर सिंह राणावत नामक प्रशासक, प्रशासक के, प्रशासक के कहे अनुसार, कहे अनुसार कार्य करता है। ठीक है, किसने भेजा था, मेवाड़ महाराणा फतेह सिंह ने। दूसरा क्या लिखेंगे, तथा, तथा इसका नायब, नायब का मतलब बेसिकली होता है जो सहायक होता है ना, डिप्टी, डिप्यूटी जिसको बोलते हैं। तथा इसका सहायक डूंगर सिंह भाटी भी, डूंगर सिंह भाटी भी प्रशासन चलाने में सहायता करता है। ठीक है, इतनी सी बात तो समझ गए आप। इंग्लिश वाले लिखना, आफ्टर द डेथ ऑफ, आफ्टर द डेथ ऑफ पृथ्वी सिंह, पृथ्वी सिंह a new feudal lord named, a new feudal lord named Kesari Singh, Kesari Singh was a minor, was a minor, and due to which, and due to which Amar Singh Ranawat, Amar Singh Ranawat, Amar Singh Ranawat becomes administrator of, administrator of बिजोलिया, बिजोलिया along with नायाब या फिर डिप्यूटी, along with डिप्यूटी एडमिनिस्ट्रेटर डूंगर सिंह भाटी। ठीक है, फिर नेक्स्ट लाइन में लिखना, चित्तौड़ के, चित्तौड़ के ओछड़ी गांव में, चित्तौड़ के ओछड़ी गांव में हरिभाई किंकर, हरिभाई किंकर की, हरिभाई किंकर के विद्यालय, के विद्यालय विद्या प्रचारिणी सभा में काम कर रहे, विद्या प्रचारिणी सभा में काम कर रहे शिक्षक विजय सिंह पथिक को, विजय सिंह पथिक को साधु सीताराम दास मिलते हैं, या फिर विजय सिंह पथिक से साधु सीताराम दास मिलते हैं, जिनके कहने पर, जिनके कहने पर 1916 में विजय सिंह पथिक, विजय सिंह पथिक को वीएसपी लिख लेना, विजय सिंह पथिक यह किसान आंदोलन, यह किसान आंदोलन से जुड़ता है, से जुड़ता है। साधु सीताराम दास, एसएसआरडी लिख लेना, एसएसआरडी मीट्स, मीट्स a teacher, a teacher named Vijay Singh Pathik, named Vijay Singh Pathik, who used to
टीच इन ए स्कूल, इन ए स्कूल ऑफ, इन ए स्कूल ऑफ हरि भाई किंकर, हरि भाई किंकर, हरि भाई किंकर नेम्ड विद्या प्रचारिणी सभा, नेम्ड विद्या प्रचारिणी सभा इन, प्रचारिणी सभा इन ओछड़ी चित्तौड़। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है, कौन सी स्कूल में काम करते थे, कहाँ है वो स्कूल, गांव का नाम पूछा जाता है, चित्तौड़ी नहीं इसीलिए लिखवाया है। 1917 में विजय सिंह पथिक, 1917 में वीएसपी ऊपर माल पंच बोर्ड की स्थापना करता है। 1917 में विजय सिंह पथिक ऊपर माल पंच बोर्ड की स्थापना करता है। अब ऐसे डिटेल में लिखना, पहले नीचे लिखना स्थापक, संस्थापक, उसके आगे लिख देना ब्रैकेट में या फिर सामने लिख दो एरो लगा के विजय सिंह पथिक। फिर नीचे लिखना अध्यक्ष मन्ना पटेल, फिर गांव बैरीसाल गांव, और तारीख हरियाली अमावस्या, समय या फिर तारीख है ना हरियाली अमावस्या। विजय सिंह पथिक फाउंड्स, विजय सिंह पथिक फाउंड या फाउंडेड ऊपर माल पंच बोर्ड, ऊपर माल पंच बोर्ड इन 1917, in 1917 in a village named Barisal, Barisal on हरियाली अमावस्या, on हरियाली अमावस्या। फिर कोमा लगा के लिखना एंड its chairman was मन्ना पटेल। ठीक है, विजय सिंह पथिक का एक्चुअल नेम जरूर लिख लेना, भूप सिंह है, वैसे तो आगे आ भी जाएगा तो वहां पे लिखा दूंगा, कोई टेंशन नहीं है। ठीक है भाई, अब ना इनको सबको देख के एक आदमी और है जो काफी इंपॉर्टेंट है, उसका नाम है माणिक्य लाल वर्मा, माणिक्य लाल वर्मा, MLV। ये क्या करता है भाई, उमा जी के खेड़े के अंदर, उमा जी का खेड़ा कोई जगह का नाम है भाई, है ना, उमा जी का खेड़ा के अंदर ये भी टीचर है भाई कोई। ये विजय सिंह से इंस्पायर होता कि यार गजब यार, एक टीचर कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूँ, या फिर यार ये तो लोकल ही नहीं है यहाँ का, ये तो कहीं और से आया हुआ है, मैं तो यहाँ का लोकल हूँ, मुझे भी तो थोड़ी वो शर्म आनी चाहिए, मैं भी यहाँ चला जाता हूँ। वो चले जाते हैं यहाँ पे, ये भी बिजोलिया किसान आंदोलन को ज्वाइन करते हैं। तो ये लाइन लिख लो, माणिक्य लाल वर्मा ऑल्सो joins this movement after getting inspired by Vijay Singh Pathik, after getting inspired by विजय सिंह पथिक। अच्छा, यंगस्टर वाली बात ये तो अपने लिखी नहीं ना, कोई दिक्कत नहीं है, ये माणिक्य लाल वर्मा वाली बात पहले लिख लो भले, कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको क्या लिखना है वो फिर से लिखना, माणिक्य लाल वर्मा वाली बात हिंदी में लिखना। माणिक्य लाल वर्मा भी विजय सिंह पथिक से प्रेरणा प्राप्त कर कर इस आंदोलन में शामिल होते हैं। ब्रैकेट में लिखना, उमा जी का खेड़ा में शिक्षक, ए टीचर इन उमा जी का खेड़ा। ठीक है, फिर आगे लिखना VSP also founded ऊपर माल सेवा समिति फॉर यंगस्टर्स। एक सेकंड रुक जाओ भाई, आपने ये माणिक्य लाल वर्मा वाली बात लिख ली, कोई दिक्कत नहीं है। इसके आगे लिखना VSP ऑल्सो फाउंडेड ऊपर माल सेवा समिति फॉर द यंगस्टर्स, एंड डिस्ट्रीब्यूटेड ए पैम्पलेट नेम्ड ऊपर माल का डंका। ठीक है, विजय सिंह पथिक ने नव युवकों के लिए
विजय सिंह पथिक ने नव युवकों के लिए ऊपर माल सेवा समिति की स्थापना करी, ऊपर माल सेवा समिति की स्थापना करी तथा साथ ही साथ ऊपर माल का डंका नामक पर्चे बंटवाए, पर्चे या फिर पेम्पलेट बंटवाए। ये चीज लिख लो। अब इसने क्या कहा था, इनको किसानों को बोला कि यार हम हमारी मांग और भी आगे बढ़ाएंगे। और आगे कहां बढ़ा सकते हो? तो उस टाइम पे कांग्रेस जो है वो लड़ रही है, एक बड़ी पार्टी है, काफी बड़ी। ये लड़ रही है अंग्रेजों से, मतलब डायरेक्ट लड़ाई नहीं करी, हाथ हाथ पैर नहीं चला रहे भाई, मांगे उठाना, आंदोलन करना। और इनके मेन लीडर कौन है? गांधी जी। कांग्रेस क्या करती थी, हर साल पूरे भारत में अलग अलग जगह पे जाके अधिवेशन करती थी। एक अधिवेशन होता था हर बार, लगभग दिसंबर के अंदर होता था, कभी कभी और भी चेंज होगा। हमें मतलब है 1919 के कांग्रेस अधिवेशन से, कांग्रेस अधिवेशन से, जो कि कहां पे होता है? अमृतसर में। विजय सिंह पथिक ने बोला कि चलो भाई अमृतसर चलते हैं, हम वहां पे जाके गांधी जी से बात करेंगे। साथ ही साथ में मेरी बाल गंगाधर तिलक से जानकारी है बढ़िया, तो वो भी क्या करेंगे, हमारी मांग उठाएंगे उस अधिवेशन के अंदर। अंग्रेजों से तो लड़ाई कर रहे हैं, ये लड़ाई अंग्रेजों से है क्या? ये बताओ मुझे। बिजोलिया किसान आंदोलन वाली बात जो है अंग्रेजों से रिलेटेड डायरेक्ट तो नहीं है। ये किसान किससे कर रहे हैं? या वो सामंत से या राजा से थोड़ा परेशान है। वो चीज क्या चाहता है विजय सिंह पथिक कि कांग्रेस अपने उस अधिवेशन में बोले जिसमें वो ज्यादातर एकत्र किसके लिए होते हैं? अंग्रेजों को यहां से भगाने के लिए। सही है। कायदे से तो यहां पे जो गांधी जी ने किया वो बताता हूं। इस अधिवेशन के अंदर बाल गंगाधर तिलक को भेजा गया स्टेज पे कि जाओ भाई बोलो अपने हिसाब से, जो भी आपको बोलने के लिए भेजा गया है। अब बाल गंगाधर तिलक जो है अंग्रेजों की बात तो कर नहीं रहे, इन्होंने अपने जेब में से एक वो निकाली, पर्ची निकाली, रिजोल्यूशन निकाला। उस रिजोल्यूशन के अंदर पढ़ना स्टार्ट कर दिया कि मैं और समस्त कांग्रेस के सारे सदस्य बिजोलिया के अंदर चल रहे किसान आंदोलन का समर्थन करते हैं। गांधी जी उस टाइम पे अपना ऐसे ही कोई इलायची विलायची खा रहे थे, वो देखते हुए उधर ध्यान गया तो उन्होंने बोले यार है ये सिलेबस से हटके बात कहां से कर दी। गांधी जी ने अपनी छड़ी जो है वो फेंक के बाल गंगाधर तिलक जिस माइक में बोल रहे थे उस माइक को नीचे गिरवा दिया। बोला भाई साहब नीचे उतरो, उल्टी बातें कर रहे हो, क्या कर रहे हो? तो बोलते हैं कि मेरे को तो विजय सिंह पथिक ने कहा था यार ऐसे ऐसे परेशान है, वो मेरा दोस्त है, काफी अच्छा मतलब ऐसे लीडर है, बढ़िया लीड करेगा, अपने भी काम आ सकता है, तो उसकी हेल्प करने की सोच रहा था मैं। बोला हेल्प हेल्प कुछ नहीं है, अगर हम ये फालतू टंटों में पड़ेंगे तो अंग्रेजों को कौन भगाएगा यहां से? अंग्रेज भगाने जरूरी है पहले या फिर ये किसानों की मांग जो वो पूरी करी जाए? तो बोला हम अगर किसानों के पीछे चले जाएंगे ना तो हमारी एनर्जी आधी बंट जाएगी। और मदन मोहन मालवीय है वहां पे, वो भी हाँ ऐसे हाँ में हाँ मिला रहा है कि गांधी जी बिल्कुल सही बात बोल रहे हैं। देख बाल गंगाधर, बात तेरी सही है, किसान भी परेशान है ये मानते हैं, लेकिन अभी के लिए हमारी लड़ाई किससे है? अंग्रेजों से लड़ाई है। किसानों को पूछ ले उधर आ रहे हो तो आ जाओ। तो फिर बाल गंगाधर तिलक का ये रेजोल्यूशन जो होता है इतना पास तो नहीं हो पाता है, गांधी जी मना कर देते हैं। और ये 1919 का अधिवेशन ज्यादा किसानों के फेवर में जाता नहीं है। ठीक है, कोई नहीं, दोबारा ट्राई करेंगे, रीट्राई करेंगे। 1920 में अंग्रेज इसमें कांग्रेस का एक और अधिवेशन होता है। ये इस बार होता है नागपुर के अंदर। नागपुर कहां पड़ता है भाई? महाराष्ट्र में पड़ता है क्या? यहाँ पे होता है भाई। ठीक है, अब यहाँ पे जाके जहां पे अधिवेशन है उसके गेट के बाहर विजय सिंह पथिक बैठा है अपने किसानों को लेके कि भाई हम हमारी मांगे पूरी करेंगे, धरना देते हैं। मांग पूरी करने के लिए गांधी जी को बाद में पता चल जाता है कि यार ये सही में परेशान तो है, तो इनकी क्या हेल्प कर सकते हैं। तो विजय सिंह पथिक को बोलते हैं कि देखो तू एक बढ़िया आदमी है, बाल गंगाधर तिलक ने काफी बताया था मेरे को, लेकिन देख अभी के लिए तो हम तुम्हारा साथ तो नहीं दे सकते, हम तुम्हें नैतिक समर्थन जरूर देंगे। तो इनको किसानों को इस बार क्या मिला? नैतिक समर्थन। यानी कि क्या मिला? मोरल सपोर्ट। गांधी जी ने क्या बोला कि मेरा आपके साथ में मोरल सपोर्ट है, मस्त आंदोलन करो, कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपके साथ हूं। ये वही बात होती है जैसे आपके कोई समस्या है और आपका निजी आप आदमी व्यक्ति कोई भी आपसे आपकी परेशानी पूछता है, ऐसे पूरे की बताने यार बात क्या है, सीरियसली बता, मैं जानना चाहता हूँ यार, मैं काफी परेशान देख रहा हूँ तेरे को, बहुत ज्यादा परेशान है तू। वो आप अपनी सारी की सारी समस्या उसको बता दो, सारी सुनता है वो बढ़िया से एकदम डिटेल में, एकदम कान खुले करके,
फिर लास्ट में बोलता है यार देख बात तो बहुत गहरी है, तेरे साथ हुआ तो बुरा, क्या कर सकते हैं यार, देख भगवान की मर्जी है और उसकी भी गलती है, ऐसे है वैसे बात, मैं तेरे साथ हूँ, बस तू कोई भी बात हो तो भाई को याद कर लेना। अब आप भी बोले यार भाई ठीक आदमी है, पूरी बात जान ली और फायदा कुछ हुआ नहीं, तूने कुछ किया नहीं। तो गांधी जी ने बोला कि यार नैतिक समर्थन है, और उस टाइम पे ऐसी बातें भी अखबार में छप जाया करती थी, तो नैतिक समर्थन दिया वही बहुत बड़ी बात है। अखबार के अंदर आया अगले दिन कि गांधी जी ने बिजोलिया किसान आंदोलन को सही ठहराया और विजय सिंह पथिक को दिया नैतिक समर्थन। इस किसान आंदोलन को दिया क्या, नैतिक समर्थन। इस चीज की वजह से अब ये और ज्यादा हाईलाइटेड होगा, और ज्यादा इसके अंदर इन्वॉल्व होंगे लोग, अंग्रेज भी इन्वॉल्व होंगे, राजा भी इन्वॉल्व होगा, वो सब हम बाद में देखेंगे। पहले आप ये वाला लिखो, ये वाला पोर्शन लिखना, लिखना 1919 में कांग्रेस के 1919 में कांग्रेस के अमृतसर अधिवेशन में, अमृतसर अधिवेशन में विजय सिंह पथिक के कहने पर, विजय सिंह पथिक के कहने पर बाल गंगाधर तिलक ने, बाल गंगाधर तिलक ने किसानों के हित में, किसानों के हित में आवाज उठाई, किसानों के हित में आवाज उठाई, जिसको जिसको गांधी जी तथा मदन मोहन मालवीय, गांधी जी तथा मदन मोहन मालवीय मदन मोहन मालवीय मना कर देते हैं, मना कर देते हैं। ठीक है, मना कर देते हैं। ठीक है, इंग्लिश वाले, इंग्लिश वाले लिखना, इन 1990s, इन 1990s, ऐसे लिखते हैं ना, कांग्रेस सेशन इन, कांग्रेस सेशन इन अमृतसर, अमृतसर, बाल गंगाधर तिलक took a resolution in favor of, in favor of Bijolia farmers, Bijolia farmers, but Gandhiji and Madan Mohan Malviya denied denied to give it attention। सही है, फिर नेक्स्ट लाइन में लिखना, इन 1920 कांग्रेस हेल्ड another session in Nagpur, in 1920 Congress held another session in Nagpur in which Gandhiji gave moral support to the movement। 1920 के नागपुर अधिवेशन में गांधी जी इस आंदोलन को नैतिक समर्थन प्रदान करते हैं, नैतिक समर्थन प्रदान करते हैं। ठीक है भाई, बात तो अच्छी है। अब ये नैतिक समर्थन का क्या रिजल्ट निकलता है कि ये जो आपका महाराणा है ना, मेवाड़ महाराणा, ये आयोग भेजेगा भाई अलग अलग, एक तरफ से तो अधिवेशन चल रहे हैं और दूसरी तरफ से मेवाड़ महाराणा भी ट्राई कर रहा है, 1919 में भी ट्राई करता है वैसे ये। बिंदुलाल भट्टाचार्य नाम के आदमी को भेजता है, बिंदुलाल भट्टाचार्य आयोग। इसके अंदर कौन कौन 3 लोग हैं, बिंदुलाल भट्टाचार्य है, BLB, फिर से पूरा लिख लेना आप नाम। दूसरा इसके अंदर कौन है, अमरचंद। तीसरा इसमें व्यक्ति कौन है, अफजल अली, अफजल अली। ये 3 लोगों का एक आयोग है जो किस लिए आता है, किसानों की समस्या देखने के लिए। कौन भेजता है, मेवाड़ महाराणा भेजता है, ठिकाने वाले से डिस्कस करके कि भाई सामंत से डिस्कस करके यहां भेज दो, कोई दिक्कत नहीं। बिंदुलाल भट्टाचार्य आता है, अमरचंद आता है, अफजल अली आता है, उससे कोई बहुत ज्यादा फायदा नहीं होता। फिर 1920 के अंदर, एक बार के लिए मैं हट जाता हूं थोड़ा सा, 1920 के अंदर फिर से एक और
राज सिंह बेदला नामक आयोग भी बिठाया जाता है। राज सिंह बेदला आयोग या कमीशन वॉज ऑल्सो हेल्ड। उसके अंदर कौन कौन लोग हैं? एक तो राज सिंह बेदला है, और कौन कौन है? तख्त सिंह मेहता, पूरा नाम लिखना भैया आप, तख्त सिंह मेहता। आपको जब याद हो जाए ना कि हाँ ये आरएसबी का मतलब राज सिंह बेदला ही है, तब भले ही 20 बार लिखना आरएसबी। तख्त सिंह मेहता, और एक आदमी हो रहा है रमाकांत मालवीय, रमाकांत मालवीय। ठीक है, तो ये दो आयोग कौन बिठाते हैं? ठिकाने वाले और मेवाड़ महाराणा ये भी ट्राई करते हैं कि हम क्या कर दें, कोई सॉल्यूशन निकाल दें, आयोग बिठा लो जिसके अंदर कभी ठिकाना वाला नहीं मानेगा, कभी महाराणा नहीं मानेगा। देखते हैं, लेकिन आप लिख लो ये बात भी। अदर अदर कमीशंस रिलेटेड टू अदर कमीशंस रिलेटेड टू दिस मूवमेंट, किसान आंदोलन से, इस किसान आंदोलन से जुड़े हुए अन्य अन्य आयोग। फिर 1919 के अंदर लिख लो, ऐसा का ऐसा उतार लो भाई, ऐसा का ऐसा उतार लो। मैं 10 सेकंड का टाइम देता हूं, वैसे तो मैं आप पॉज करके लिख लेना, वीडियो पॉज कर लेना, आगे चलता हूं मैं डायरेक्ट। ठीक है भैया, आपने वीडियो पॉज कर लिया होगा, लिख भी लिया होगा। अब हम एक बात देखते हैं, ये दो आयोगों से भी बहुत कुछ खास फर्क नहीं पड़ता है। ऊपर से गांधी जी की वजह से भी, गांधी जी ने काफी चिट्ठियां लिखी थी, मेवाड़ महाराणा को चिट्ठियां लिखी थी, वो बातें हम बाद में लिख लेंगे एक साथ में। लेकिन होता क्या है, अब इससे अंग्रेजों को भी पता चलेगा, अखबार में ये बात भी है कि यार बिजोलिया वाली बात कहां से आ गई। अंग्रेज तो पूरा ध्यान रखते हैं गांधी जी का, गांधी जी क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, हर बात का ध्यान रखा जा रहा है। तो वो ये चीज भी ध्यान देंगे कि बिजोलिया के अंदर भी कुछ तो चल रहा है। तो बिजोलिया में फिर अब कौन इंटरफेयर करेंगे? अंग्रेज इंटरफेयर करेंगे, और एक अग्रीमेंट होगा 1922 का। आप अभी मत लिखना, मैं लिखूंगा तब लिखना। उसके अंदर कौन आता है? अंग्रेज अधिकारी आता है, रॉबर्ट हॉलैंड। और ये कौन अंग्रेजी अधिकारी है? ये है हमारे राजस्थान का 1922 का एजीजी, एजेंट टू गवर्नर जनरल। 1857 की क्रांति में हमने सीखा क्या होते हैं। और कौन आता है? विल्किंस। ये विल्किंस क्या है? पॉलिटिकल एजेंट है मेवाड़ का, मेवाड़ का पॉलिटिकल एजेंट। तीसरा आदमी आता है आगलवी। ये आगलवी क्या है? सेक्रेटरी है भाई एजीजी का। ये तो आते हैं ब्रिटिश साइड से। ठीक है भाई, आ जाओ। राजा जी भी कुछ तो भेजेंगे, क्यों? क्योंकि अंग्रेजों ने बुलावा दिया है तो राजा जी ठुकरा नहीं सकते। तो राजा अपनी तरफ से भेजता है प्रभाष चंद्र चटर्जी, क्या सल्टा कहते हैं मैटर, चटर्जी। दूसरा आता है बिहारी लाल। ठीक है, एक सेकंड रुकना भाई। तो ये दो लोग किसके कहने पे गए हैं? ये दो लोग गए हैं राजा के कहने पे कि भाई जाओ, एजीजी बुला रहे हैं, जाओ सॉल्यूशन निकाल के आएंगे 1922 के अंदर। ठीक है, और तीसरे कौन है? किसान भी तो अपनी तरफ से आएंगे ना, तो फार्मर्स की साइड से भी तो कोई आना चाहिए। फार्मर्स में कौन कौन आते हैं? देखो नाम लिखते हैं। एक आदमी का नाम लिखो, मोतीराम। मोतीराम आया। राम से पकड़ो, राम नारायण चौधरी, याद भी हो जाएंगे आपको नाम, मोतीराम राम नारायण चौधरी। फिर राम नारायण में से नारायण से पकड़ो क्या? नारायण पटेल। तीन नाम याद हो सकते हैं आपको बहुत आसानी से। मोतीराम है तो राम से राम नारायण, फिर नारायण नाम आ रहा है तो नारायण से अकेला नारायण। ठीक है, और एक ले लो माणिक्यलाल वर्मा। ये इतने लोग किसानों की तरफ से आते हैं, और ये सारे के सारे इकट्ठा होके क्या करेंगे? बातें करेंगे। डिस्कस कर लो क्या करना है आपको, क्या फैसला लेना है। इसके अंदर फैसला ये लिया जाता है कि 35 एक कर ऐसे हैं जो सही नहीं है भाई, अंग्रेजों को भी सही नहीं लगे, राजा की जो प्रभाष चंद्र चटर्जी बिहारी लाल आए हैं इसको भी सही नहीं लगे, और किसानों को तो कोई सा कर सही नहीं लगता, तो सही नहीं लगे भाई। इन टैक्सों को कम कर दिया, खत्म कर दिया, गायब कर दिया, उजाड़ दिया।
अब इस चीज से दिक्कत किसको हो जाती है? दिक्कत हो जाती है फ्यूडल लॉर्ड को। फ्यूडल लॉर्ड बोलता है कि मैं नहीं मानूंगा, जाओ जितने कर कम करने कर लो, जमीनें तो मेरी है भाई। अब मेरी भैंस को कहां बांधना है उस चीज का भी मुझे राजा बताएगा क्या, ये अंग्रेज बताएंगे? मेरे को जो टैक्स लेने हैं मेरी जमीनों पे मैं तो लूंगा। ये 35 में से एक भी माफ नहीं होगा, 35 की बात कर रहे हो आप। तो डिनाई कर जाता है कौन? फ्यूडल लॉर्ड। और उस वजह से ये जो इंप्लीमेंट होना था वो हो नहीं पाता है। तो आप इसके बारे में लिख लो, लिखना लिखना। 1922 में 1922 में अंग्रेजों के हस्तक्षेप से हस्तक्षेप से अंग्रेजों के हस्तक्षेप से एक एक एग्रीमेंट होता है, एक एग्रीमेंट होता है जिसके निम्न सदस्य हैं, जिसके निम्न सदस्य हैं। अब एक बार के लिए आप चुपचाप लिख लो, आप तरीके से लिखना भाई, मैंने तो ऐसे लिख दिया है। पहले लिखना अंग्रेजी साइड से कौन कौन है, ये 3 नाम लिख लो। फिर राजा की तरफ से कौन कौन है उसके 2 नाम लिख लो। और फार्मर्स की तरफ से कौन कौन है उनके 4 नाम लिख लो। इंग्लिश वाले लिखो। अब इन 1922 after the British interference an agreement took place which had following members। अब आप भी लिख लो चुपचाप, ब्रिटिशर्स लिखना पहले, फिर 3 नाम लिखना, और फिर राजा किंग लिखना, उसके बाद में 2 नाम लिखना, फार्मर्स लिख के 4 नाम लिखना। पॉज करो वीडियो और लिख लो। आपने पॉज कर लिया होगा, आपने लिख लिया होगा। अब मैं आपको बताता हूं इसका कंक्लूजन क्या निकाला। लिखना इन दिस अग्रीमेंट टोटल 35 in this agreement total 35 taxes were abolished या waived off। total 35 taxes were waived off या abolished, but feudal lord of Bijolia did not let this agreement happen। इस अग्रीमेंट के अनुसार कुल 35 कर हटा दिए जाते हैं, परंतु बिजोलिया का सामंत यह एग्रीमेंट अस्वीकार कर देता है। ठीक है, हो गई दिक्कत। सेकंड फेज के अंदर भी ये सारे के सारे मैटर हुए। कुछ एक बातें हैं वो हम लास्ट में लिखेंगे, किसने किसको राखी भेजी, किसने किसको चिट्ठी भेजी, उन चीजों का यहां लिखने का कोई सेंस नहीं है। हुआ क्या, इवेंट्स जो है वो देख रहे हैं हम। ठीक है, चलो भाई थर्ड फेज की बात करते हैं। उससे पहले 1 सेकंड रुकना आप। तो भाई इन 2 फेज के बाद में तीसरा फेज और देखते हैं, जिसके अंदर भी कुछ चीजें होंगी और निष्कर्ष कुछ निकल के आएगा। तो हम अब पढ़ लेते हैं तीसरा फेज। तो आप भी हेडिंग लगाना, थर्ड फेज, तृतीय चरण। कब होता है? 1923 से लेके 1941 तक। ठीक है, अब देखो इस चरण के अंदर कुछ मजेदार चीजें होंगी। वो जो समर्थन से मना कर गया था कौन? 1922 में अग्रीमेंट हुआ था, एक बड़ा इवेंट हुआ था, लेकिन बाद में मना कौन कर दिया? फ्यूडल लॉर्ड। फ्यूडल लॉर्ड एक लैंड सेटलमेंट ऑफिसर को पकड़ता है। उस लैंड सेटलमेंट ऑफिसर का नाम क्या है? ट्रेंच। ये है अंग्रेज ब्रिटिशर। क्या है भाई ये? लैंड सेटलमेंट ऑफिसर। इसको पकड़ता है ना, जो जमीनों के सेटलमेंट करता है, सल्टावे करता है कि हाँ इतनी जमीन, पटवारी समझ लो एक प्रकार से। लेकिन पटवारी वैसे प्रॉपर पटवारी नहीं है ना, पहले के पटवारियों के और भी बहुत काम हुआ करते थे। ये आता है, ये किसानों के पास में जाता है कि हाँ बताओ भाई क्या बीमारी है आपके, कौन से के ऊपर कर ज्यादा लग रखा है, क्या चीज है, क्या दिक्कत है। तो किसान अपनी समस्या सुनाते हैं इसको। समस्या में बोलते हैं देखो ना यार, ये हमारे इस खेत पे इतना टैक्स बढ़ा दिया, हमने अभी तो ये इसमें खेत जोतना स्टार्ट किया था, इसमें टैक्स बढ़ा दिया। तो इस ट्रेंच ने बोला ये वाली जमीन किसकी है? किसानों से पूछा, सभी ने बोला ये हमारी है। किसी ने बोला वो वाली मेरी है, ये वाली मेरी है। तो बोले इसमें खेती क्यों नहीं कर रखी? तो बोला साहब ये तो बंजर जमीन है,
इनमें खेती हो ही नहीं सकती। तो बोला खेती नहीं हो सकती तो आपने ले क्यों रखी? तो बोला हमारी जमीन है, राजा के पास से है, सामंत के पास से, हमारी पीढ़ी दर पीढ़ी चलती आ रही है, जमीनें तो हमारी है। तो बोला आप इस पे खेती क्यों नहीं करते? तो बोला खेती तो क्या करें, ये बंजर जमीन है, समझ में नहीं आ रही है आपको बात? तो बोलता ठीक है, समझ में आ रही है मुझे बात कि आपके पास में एक्स्ट्रा जमीन है, आप उसका बिल्कुल टैक्स नहीं देते, सामंत को ये बोल के कि हमारे पास में तो बंजर जमीन है, इस जमीन पे कुछ ही नहीं उगता, और आप पता नहीं कब बंजर जमीन को क्या कर लोगे, जो उपजाऊ जमीन कर लोगे और उस पर खेती करोगे और हमें टैक्स टैक्स से बचोगे। ऐसी चीज थोड़ी चलेगी। तो ये क्या कर जाता है, ये नॉन इरिगेटेड लैंड्स के ऊपर टैक्स बढ़ा जाता है। नॉन इरिगेटेड लैंड्स, बंजर जमीन पे है ना, अनुपजाऊ, ऐसी जमीनों पे क्या बढ़ा दिया, टैक्स बढ़ा दिया। किसानों का दिमाग खराब, बोले यार मरवा दिया, एकदम से मरवा दिया। कोई सोल्यूशन निकालने के लिए आया था या हम पे और बोझ बढ़ाने के लिए आया था? किसान जाते हैं विजय सिंह पथिक के पास में और विजय सिंह पथिक को बोलते हैं कि यार सर ऐसी ऐसी बात हो गई, कुछ तो समस्या का निदान करो। विजय सिंह पथिक ने बोला ऐसी बात है, ट्रेंच ने ऐसे कर दिया? तो बोला हाँ कर दिया उसने, तो एकदम बेवकूफ आदमी है, बंजर जमीनों पे और टैक्स बढ़ा गया। तो एक काम करो, ये अपनी जितनी भी जमीन है ना, ये सामंत के पास ले जाओ कागज और बोल दो कि लक रहनी चाहिए तेरे कागज, ऐसे फालतू में टैक्स बढ़ा रहा है, ऐसे बावड़ा समझ रखा है, इससे क्या होगा? तो बोला इससे ये डर जाएगा। तो बोला कि किसान जो है अपनी सारी की सारी जमीनें सौंप सकते हैं हमें, काम नहीं करेंगे। वो तलवार बंद, वो चौरी टैक्स वाली बात याद नहीं है कि आप लोगों ने क्या किया था? ग्वालियर गए थे तब भाई साहब वो डर गया सामंत की, अगर किसान ही नहीं रहेंगे तो क्या हो जाएगा, किसान नहीं रहेंगे तो भाई खेती कौन करेगा? तो किसानों ने क्या किया, विजय सिंह पथिक के कहने पर फ्यूडल लॉर्ड को क्या कर दी, जमीन जमा करा दी। लो भाई, अब ये चीज किसानों पे उल्टी पड़ गई क्योंकि विजय सिंह पथिक ने जो बात बोली थी वैसा नहीं हुआ, उसका उल्टा हुआ। फ्यूडल लॉर्ड ने बोला अच्छा अच्छा, तो जमीनें दे रहे हो क्या, लाओ लाओ लाओ, जमीनें दो, मेरे पास और भी किसान है, और भी दूसरे गांव के लोग हैं, वो यहाँ पे तैयार एकदम बढ़िया से खेती करेंगे और आपको लात मार मार के भगाएंगे यहाँ से। अब कई लोगों के दिमाग खराब हो गए, वो बोले ऐसे ऐसे नहीं सर, सर हम तो उसकी बात में आ गए थे, विजय सिंह पथिक की, ऐसे थोड़ी होता है ना, आप हमारी जमीनें छीन लोगे, हम तो कहीं कहीं नहीं रहे, विजय सिंह पथिक की बातों में आ गए, हमारे तो मती मारी गई थी ये तो बोला कोई बात नहीं, मती मारी गई तो मारी गई, और किसान है मेरे पास में, उनको दूंगा, जाओ यहाँ से। तो ये रोते रोते हुए किसके पास में जाते हैं, विजय सिंह पथिक के पास में जाते हैं और बोलते हैं कि भाई हम तो गए थे तेरी बात लेके, फायदा हुआ क्या? विजय सिंह पथिक पूछता है। तो बोला हाँ फायदा हुआ ना, बहुत भयंकर फायदा हुआ। तो बोला क्या फायदा हुआ? बोले हमें आ गई अक्कल। बोला अक्कल आ गई? अक्कल आ गई, जमीन वाला उस चीज का क्या हुआ वो बताओ, फालतू बातें मत करो। तो वो बोलता है अक्कल आ गई कि विजय सिंह पथिक की बातों में कोई फायदा नहीं है, अब एक काम करो, आप अपने बोरिया बिस्तर बांध लो, यहाँ से चल दो महाराज। होता भी यही है कि जो ये माणिक्य लाल वर्मा जो है, ये रामनारायण चौधरी वगैरह, इन दोनों की कोई ऐसे कहासुनी हो जाती है विजय विजय सिंह पथिक से, और ये जो इसके डिसीजंस भी होते हैं वो इनको इतना ज्यादा पसंद नहीं आते। और विजय सिंह पथिक को और भी आगे दूसरे मूवमेंट है उनके अंदर भी जाना है, एक जगह थोड़ी टिक सकता है ऐसा आदमी, है ना। डॉक्टर से सबको आस होती है, नेता से सबको आस होती है, तो एक ही एक इंसान के पास में या फिर किसी एक ही काम में जिंदगी थोड़ी गवा देगा। तो विजय सिंह पथिक को फिर इस मूवमेंट से अलग होना पड़ता है। ये माणिक्य लाल वर्मा वगैरह भी करवा देते हैं, किसान वगैरह भी थोड़ा सा रुष्ट होते हैं, वो भी नहीं मानते हैं, तो ये चला जाता है भाई, इसको और भी काम है, दूसरी जगह चला जाएगा, वो देखेंगे हम फ्यूचर में आएगा इसका नाम फिर से। तो विजय सिंह पथिक जो है 1927 के अंदर बोलता है कि भाई बाय बाय, आपका नुकसान करवा दिया मैंने, सॉरी। अब किसानों के फिर से ऐसे हो गया, क्या करें क्या करें क्या करें। इसको फिर इसकी याद आती है विजय सिंह पथिक की कि यार आदमी तो बहुत अच्छा था, 1916 में आया था अपने साथ में, 1927 तक अपना साथ दिया है, बढ़ चढ़ के हर चीजों में पार्टिसिपेट किया है, कभी गांधी जी से मिलने जा रहा है, कभी बाल गंगाधर तिलक से मिल रहा है, कभी किसी को राखी भेज रहा है, अच्छा आदमी तो था। लेकिन वो बोलते हैं ना, अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। तो किसी ने समझाया होगा कि यार विजय सिंह पथिक की रास्ते पे चलो, उसने जो सिखाया है, उसने जो किया है वो करो, गांधी जी से मिलते हैं। ये जाते हैं गांधी जी के पास में, गांधी जी बोलते हैं यार तुम फिर आ गए क्या बिचौलिया वाले, अभी तक सलटा ही नहीं है तुम्हारा मामला। तो फिर वो बोलते हैं कि चलो कोई नहीं यार, मैं अपना एक आदमी भेज देता हूँ, मेरा सबसे इंपॉर्टेंट आदमी है जमनालाल बजाज, मेरा 5वां बेटा है। गांधी जी के 4 तो रियल में पुत्र थे, और जमनालाल बजाज को गांधी जी का 5वां पुत्र कहते हैं। गांधी जी बाबड़े से पैसा लेते थे, राजस्थान का एक बड़ा सेठ है, गांधी जी के जितने भी बड़े बड़े आंदोलन रहे हैं उनके अंदर बहुत पैसा दिया है, भर भर के पैसा दिया है। जमनालाल बजाज को तो बुला लिया जाता था,
कहीं पे भी कोई भी बात हो रही है, जमनालाल बजाज साइड में बैठा बेचारा, गांधी जी की स्पीच सुन रहा है ऐसे, और गांधी जी की पता नहीं क्या दस्ती है, हर आंदोलन के अंदर, हर एक स्पीच के अंदर ऐसे बोल देते हैं कि हमारे जमनालाल बजाज जी हमारे आंदोलन को बनाए रखने के लिए 5 लाख रुपए दान करेंगे, कभी बोलता है 20,000 दान करेंगे। जमनालाल बजाज भी बोला ठीक है यार, बाप बना लिया इसको और अब खतरनाक नुकसान हो रहा है मेरे को। लेकिन फिर भी गांधी जी के कई आंदोलनों के अंदर जमनालाल बजाज ने बहुत बहुत पैसा दिया है। तो भारत के अंदर एक अगर योगदान माना जाए आंदोलनों में, तो पैसों के मामले में फाइनेंशियली जमनालाल बजाज को थैंक यू बोलो आप। तो जमनालाल बजाज को कहाँ भेज दिया जाता है? राजस्थान, बिजोलिया, यहीं कहीं है वैसे तो जमनालाल बजाज आते हैं। जमनालाल बजाज तो बोलते हैं यार इतना जचा नहीं यार मामला, ये छोटे मोटे आंदोलनों के लिए नहीं, मैं नहीं बनाऊं, इतने पैसे दिए भाई साहब तो खड़ा तो हूं, नाम तो हो मेरा। तो ये अपने एक आदमी को भेज देता है, हरिभाऊ उपाध्याय, बोले ये नया यंगस्टर है, बढ़िया से वो करेगा आपके इस मूवमेंट को लीड। किसान भी बोलते हैं ना यार नहीं जमनालाल जी आप तो मत जाओ, आप बढ़िया हो, ये नया आदमी ही नहीं जानता, ये चीजें नहीं समझता है। और बाद में इनसे इतना कुछ फायदा होता भी नहीं है, जमनालाल बजाज आ जाए चाहे से हरिभाऊ उपाध्याय आ जाए। 1941 के अंदर फाइनल ईयर के अंदर मेवाड़ वाले जो है ना उसके अंदर एक नया प्राइम मिनिस्टर बनता है। मेवाड़ का प्राइम मिनिस्टर बनता है वी राघवचारी, वी राघवचारी ये। और साथ के अंदर एक आदमी है रेवेन्यू मिनिस्टर, वित्त मंत्री, इसका नाम क्या है? मोहन सिंह मेहता। इनको कौन भेजता है? मेवाड़ महाराणा भेजता। बोला बहुत हो गए यार, बहुत 44 साल बहुत छोटी बात थोड़ी होती है। पीएम को भेजा और रेवेन्यू मिनिस्टर को भेजा, यार एक काम करो, प्रजामंडल आंदोलन चल रहे हैं, उसमें ये बिजोलिया वाले किसान पार्टिसिपेट ना करें, ना ही ये लीडर्स पार्टिसिपेट करें, ऐसा कुछ एग्रीमेंट करके आ जाओ और बदले में इनके ना लैंड सेटलमेंट वेटलमेंट कर देंगे, इनके जितने भी टैक्स वैक्स है वो सल्टा देंगे रे यार, बहुत साल हो गए बहुत साल हो गए। अब ये नया वाला फीडर लोड जो है वो इतना कुछ पावरफुल है नहीं, तो आराम से अपनी चल जाएगी बात। तो ये वी राघवचारी और मोहन सिंह मेहता आते हैं और किसानों को बोलते हैं यार देखो आपकी सारी समस्याएं दूर कर देंगे, आप तो बस प्रजामंडल आंदोलनों में पार्टिसिपेट मत करना। अब प्रजामंडल आंदोलन क्या है? देखो एक बात समझ लो, राजा को हटा के अगर नॉर्मल प्रजा में से कोई ऐसे चाहे कि मैं यहाँ का लीडर बन जाऊं, ऐसे से होते हैं प्रजामंडल आंदोलन। आगे देखेंगे पूरी डिटेल में, पर आपको एक हल्का सा पता चल गया ना कि राजा को दिक्कत है प्रजामंडल आंदोलनों से, इसीलिए वो किसको भेज देता है? वी राघवचारी और मोहन सिंह मेहता को। अगर प्रजामंडल आंदोलन सक्सेसफुल हुए तो राजपाट तो हट जाएगा, राजतंत्र हट जाएगा, लोकतंत्र आ जाएगा। इस चीज की वजह से कौन डरेगा? राजा ही तो डरेंगे। तो वो भेजते हैं और बाद में ये सारे के सारे जितने भी टैक्स हटाने हैं हट जाते हैं। फाइनली ये जो मूवमेंट जो है बिजोलिया किसान आंदोलन, ये सफल भी रहता है और खत्म भी हो जाता है। इसमें ना तो कोई वायलेंस होती है, इतना लंबा चलता है, ना ही बाहर से किसी ने पैसा दिया है, जमनालाल बजाज ने कोई पैसा थोड़ी दे दिया यहाँ पे। ये सारी बातें हम कल करेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर, लेकिन आप अभी के लिए लिख लो जितना लिखा दिया है। थर्ड फेज लिखना भाई, थर्ड फेज। A land settlement officer named Trench, a land settlement officer named Trench raised taxes on non-irrigated lands, raised taxes on non-irrigated lands. भूमि बंदोबस्त अधिकारी, भूमि बंदोबस्त अधिकारी ट्रेंच, ट्रेंच के भूमि बंदोबस्त अधिकारी ट्रेंच अनुपजाऊ जमीनों पर, अनुपजाऊ जमीनों पर कर बढ़ा देता है, कर बढ़ा देता है, जिसके चलते, जिसके चलते विजय सिंह पथिक के कहने पर, विजय सिंह पथिक के कहने पर किसान, किसान अपनी जमीनें, अपनी जमीनें सामंत को सौंप देते हैं, वह सामंत इनको जब्त कर लेता है। ठीक है, raised taxes on non irrigated lands, farmers give away their lands to feudal lord on on the advice of Vijay Singh Pathik, Vijay Singh Pathik
1927 में विजय सिंह पथिक इस आंदोलन से दूर हो जाते हैं। 1927 में विजय सिंह पथिक इस आंदोलन से दूर हो जाते हैं। इन 1927 विजय सिंह पथिक separates himself from this movement. Gandhi ji sent Jamnalal Bajaj to lead the movement. Gandhi ji sent Jamnalal Bajaj to lead the movement, but Jamnalal Bajaj also declare Haribhau Upadhyay as the next leader of this movement. गांधी जी के कहने पर जमनालाल बजाज इस आंदोलन का नेतृत्व करते हैं, परंतु जमनालाल बजाज अपनी जगह हरिभाऊ उपाध्याय को नेतृत्वकर्ता बनाकर चले जाते हैं। अंततः 1941 में मेवाड़ राज्य के प्रधानमंत्री वी राघवचारी तथा वित्त मंत्री मोहन सिंह मेहता के करवाए गए समझौते के अनुसार बिजोलिया के किसानों को उनकी जमीनें वापस मिल जाती है तथा बदले में किसानों से प्रजामंडल आंदोलनों में भागीदारी न लेने का आश्वासन लिया जाता है, न लेने का वादा लिया जाता है या आश्वासन लिया जाता है। In the end, in 1941, PM V Raghavchari and Revenue Minister Mohan Singh Mehta sorted out the situation and returned the lands back to farmers. In a promise that farmers will never join Prajamandal movements. ठीक है। एक बुक है भाई शंकर सहाय सक्सेना की, और साथ में एक और है पद्मजा। ये नाम लिखने के लिए मेरे को थोड़ा सा जोर आएगा। पद्मजा है ना, आधा द है और मैं है, पद्मजा शर्मा। इन दोनों की एक बुक है जिस बुक का नाम क्या है, बिजोलिया किसान आंदोलन का इतिहास, हिस्ट्री ऑफ बिजोलिया पीजेंट मूवमेंट। ये और लिख लो अंग्रेजों, बुक लिख लो एक शंकर सहाय सक्सेना और पद्मजा शर्मा की। हिंदी वाले भी लिख लो। हिंदी में क्या लिखना है पर आपको, बिजोलिया किसान आंदोलन का इतिहास, ये बुक पूछी जाती है एग्जाम के अंदर, तो ये लिख लो। इसी प्रकार से खत्म हो जाता है आप हमारे पास में फर्स्ट फेज, सेकंड फेज और थर्ड फेज, यानी कि पूरा किसान आंदोलन जो 44 साल का है वो आपके पास में 1-1.25 घंटे की क्लास के अंदर हो गया पूरा। ठीक है, हमने फर्स्ट फेज में देखा कोई सक्सेस नहीं मिली। सेकंड फेज के अंदर विजय सिंह पथिक काफी सारी ट्राई करता है, कभी वो ऊपर माल का डंका, कभी वो ऊपर माल पंच बोर्ड, कभी वो ऊपर माल सेवा समिति, कभी वो अधिवेशनों में जा रहा है नागपुर, अमृतसर, कभी बिंदुलाल भट्टाचार्य आ रहा है, कभी राज सिंह बेदला आ रहा है, और कभी अंग्रेज और आ रहे हैं, हॉलैंड आ रहा है, अगलवी आ रहा है, कई सारे लोग आ रहे हैं। 35 कर माफ होते हैं। फिर बाद में थर्ड फेज के अंदर ट्रेंच आ जाता है,
है ना, किसान विजय सिंह पथिक के कहने पे जमीन जमा करा देते हैं। इतनी की इतनी बातें 1 सेकंड में समराइज कर दी मैंने आपको। ठीक है, नेक्स्ट अब कल पढ़ेंगे, इसको थोड़ा सा कंटिन्यू करेंगे, इसकी थोड़ी एक बातें लिखेंगे। किसान आंदोलनों के लिए इंपॉर्टेंट है ये आगे और किसान आंदोलनों को मोटिवेट करेगा, और भी पढ़ेंगे, और ये खत्म कर लेंगे हम। नेक्स्ट क्लास के अंदर मिलेंगे नए किसान आंदोलन के साथ में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए भाई। थैंक यू।